हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग बीटीएससी जेई का डे नंबर 42 करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 40 के बाद हम लोग पहले भी बोला था कि 40 क्लासेस होने के बाद थोड़ा सा स्टेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेज थर्ड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेज वन, स्टेज टू, देन स्टेज थ्री। तो अभी जो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, लाइक आपका स्टेज थ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इस सेशन को डिजाइन किया गया है, इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया है ठीक है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी फिलहाल आपका आरआरबी जेई का जो सीबीटी वन है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब सीबीटी टू की बारी है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई लोग आरआरबी जेई सीबीटी वन दिए हैं और उसको लगता है कि नहीं मेरा जो पेपर है मतलब एवरेज अच्छा गया है। ठीक है, अगर अच्छा गया है, अगर आपका 65 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कि आप सीबीटी टू का तैयारी करें दोस्तों। और ये देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका नंबर कम है, जो पेपर नहीं दिए हैं वो टेक्निकल का तैयारी नहीं कर सकते। टेक्निकल का तैयारी आपको एनी हाउ करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप एसएससी दें, आपको पता ही है कि एसएससी के लिए तो टेक्निकल मस्ट है दोस्त। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें से ननटेक तो अलग हो जाता है, लेकिन टेक्निकल तो आपको एनी हाउ किसी भी एग्जाम के लिए, ए और जेई के लिए आपका टेक्निकल तो मस्ट है दोस्तों। ठीक है, जो कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्लासों को डिजाइन किया जा रहा है। और क्वेश्चन देखिए, मेन बात है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का तो अप्रोच जानना ही जानना है, लेकिन आपको वो जानना है कि जो एक टॉपर स्ट्रेटेजी जो अपनाते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही एक टॉपर्स जो देखते हैं कि बहुत कम सेकंड में उसको बना देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं? ठीक है, क्या वो करते हैं? वो कोई जादू तो नहीं करते हैं, आप ही के जैसा वो पढ़ के वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बोल देना चाह रहा हूँ कि आपको तो मैं अप्रोच दे रहा हूँ एकदम बहुत क्रिस्टल और क्लियर अप्रोच भी है। ठीक है, कि एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच को लगाना है, किसी भी प्रश्न को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको बता दिया कि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, मैच दी फॉलोइंग आना है तो कैसे सॉल्व करना है। मतलब इधर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के बनते हैं, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ और बताते रहूँगा जब तक मेरे भाइयों का कमेंट आता रहेगा। ठीक है, मैं निरंतरता से सारे क्लासों को मैं इसी तरह मैं बताते आ रहा हूँ और बताते रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलो दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग की मेहनत से, आप ही लोग के कहने से सारे क्लासेस को अभी तक बीटीएससी जे कंटिन्यू रहा है और आगे भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए दोस्तों। ठीक है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आज का, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लास का शुरुआत हम लोग 2 लाइन से करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हम लोग के लाइफ से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लोग होते हैं ना कि अगर एक या दो बार पेपर नहीं निकलने के बाद लोग टूट जाते हैं। सही बात है यार, थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन देखिए यार, जिंदगी मिला है एक बार। ठीक है, पता नहीं अगला बार कहाँ कहाँ, मतलब बात की बात है, लेकिन अभी इस जिंदगी को इस टाइप से जी लें ताकि आपका जो फ्यूचर है एकदम सिक्योर हो जाए दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम लोग 2 लाइन क्या लिखे हैं, देखिए, जब मंजिल करीब हो। ठीक है, आपका मंजिल करीब है, आपको पता है भी कि आपका मंजिल करीब है दोस्तों। ठीक है, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चय है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त लाइन है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि मेरा मंजिल क्लियर है, मेरा मंजिल मेरे नज़दीक है। किसका? बीटीएससी जेई का, आरआरबी जेई सीबीटी टू का, एसएससी जेई प्री, एसएससी जेई मेंस का। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका मंजिल नज़दीक हो, करीब हो, अपना पढ़ाई को एकदम इतना ज़बरदस्त तरीके, इतना इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना कि आप अगर एग्जाम में भी बैठे तो आपको लगे कि नहीं, एकदम सारा क्वेश्चन हमको पढ़ा पढ़ा लग रहा है। ऐसा नहीं फील हो कि हम क्वेश्चन पढ़े नहीं है। युद्ध लड़ने के बाद हार जाते हैं अलग बात है, लेकिन उससे पहले आप जब वहाँ तक उस टाइप का तैयारी नहीं किए रहे होंगे और आप पहले ही हार जाएंगे तो ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, तो तैयारी बहुत बेहतरीन रखना है अपने तरफ से 110% देना है। बाकी होना ना होना बात की बात है, लेकिन अगर आप 110% दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, समझ रहे हैं ना? चलिए, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो। आज हम लोग क्लास का शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, थोड़ा अभी आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, और अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ सिविल और यूट्यूब सिविल और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम
को ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। क्या सिविल और टेलीग्राम, टेलीग्राम क्या सिविल और, सिविल और, ठीक है। अब देखिए हम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफाइड अंडर ए कैटेगरी ऑफ ए कैरीज वे मार्किंग, ठीक है। बताएं कि कैरीज वे कैटेगरी मार्किंग में, कैरीज वे मार्किंग में, कैरीज वे का जो कैटेगरी होता है उसके मार्किंग में इनमें से कौन सा मार्किंग नहीं आता है। उसके अंडर ये सब चार आपको दिख रहा है कि कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी, पेमेंट्स एज लाइन, नन ओवरटेकिंग जोन मार्किंग एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स। तो इनमें से बता कि इनमें से कौन सा कैटेगरी ऑफ कैरीज वे मार्किंग में नहीं आता दोस्तों। सो पूछ रहा है आपसे कि नोट लगा हुआ है, कौन नहीं आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कौन सा आता है, ठीक है। अगर कौन सा आता है हमको पता हो जाएगा तो हम ऑब्वियसली कि हम लोग कौन सा नहीं आता हम लोग डिफाइन कर लेंगे, आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन सा आता है पहले हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि लिखेंगे हम लोग कैटेगरी ऑफ क्लासिफाइड कैरीज वे, कैरीज वे, कैरीज वे ऑफ मार्किंग, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है पहले हम लोग ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कौन नहीं आता आपको ऑटोमेटिक पकड़ा, आपको पकड़ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए पहला क्या आता है दोस्त, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन तो आता है ना, सेंटर लाइन आपको कैरिज वे का आप लोग पता है कि कैरिज वे आपको मेन जो जिसमें व्हीकल्स मूव करते हैं वो मेरा कैरिज वे हो गया, ठीक है। तो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो पूछ रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या हो गया, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, ठीक है। पहला सेंटर लाइन हो गया, दूसरा क्या बोल सकते हैं, ट्रैफिक लाइन, ट्रैफिक लाइन, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है दोस्त बताएं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, आप लोग देखेंगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एक बॉर्डर, मतलब रोड के साइड में एक बॉर्डर टाइप में लाइन रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर एज लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बॉर्डर, बॉर्डर एज लाइन, एज लाइन। और क्या हो सकता है दोस्त, थोड़ा मतलब अपने आप को मतलब ये लगाए, दिमाग लगा कि और सा कैरीज वे ऑफ मार्किंग और कौन कौन सा लाइन हो सकता है, सेंटर लाइन हो गया, ट्रैफिक लाइन हो गया, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो गया, और क्या हो सकता है दोस्त, और क्या हो सकता है आपका, नन ओवरटेकिंग जोन, एकदम सही, नन ओवरटेकिंग, नन ओवरटेकिंग जोन मार्किंग, जोन मार्किंग। और क्या हो सकता है दोस्त, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, वार्निंग साइन, वार्निंग, वार्निंग साइन, ठीक है। तो ये सारे लाइन जो होते हैं आपका कैरीज वे ऑफ मार्किंग में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कौन जो नहीं होगा मेरा वही आंसर होगा। देख रहे हैं कि सेंटर लाइन मेथड, ट्रैफिक लाइन मेथड, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, नॉन ओवरटेकिंग जोन मार्किंग है, पेडेस्ट्रियन एज लाइन, ये देखिए बॉर्डर लाइन, एज लाइन उसी को बोल रहे हैं, पेमेंट एज लाइन को ही हम लोग बॉर्डर एज लाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा है। लेकिन ये देख रहे हैं कि सबसे अलग मेरा यही है क्या, कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी, ठीक है। कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी ये आपका कैटेगरी ऑफ है कैरीज वे मार्किंग के अंदर नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो हमसे नोट पूछ रहा था, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर नहीं पता हो तो आप ये जरूर लिख लें दोस्तों कि कौन कौन सा इसके अंडर आता है और कौन कौन सा इसके अंडर नहीं आता दोस्त, ठीक है। अब चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अब बताएं क्या है, हार्डनेस बताए, मैच दी फॉलोइंग करना है दोस्त। कैसे बताए थे, टॉपर अप्रोच क्या लगाना है, टॉपर अप्रोच हमको ये लगाना है कि सबसे पहले जो हमको इसमें से आ रहा हो पहले हम लोग उसको लगा लें, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, इजी तो है, हार्डनेस इजी है, ब्रेकिस है, ब्रेकिस वाटर फ्रॉम सी ये भी इजी है, टर्बिडिटी इजी है, लेकिन लोग गलती कर देते हैं एग्जाम में, जल्दी करने के चक्कर में गलती कर देते हैं, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा आपके पास यही बोल रहा हूँ कि आपको जो टॉपर अप्रोच लगाता है, टॉपर कैसे किसी भी क्वेश्चन को मुझे ये आपका आ गया मैच दी फॉलोइंग आ गया, इसमें कैसे उसको सॉल्व करता है टॉपर। देखिए टॉपर सबसे पहले कैसे क्या सॉल्व करेगा दोस्त, तो सबसे पहले देखिए उसको जो पहले पता रहेगा, ठीक है, जिसके बारे में पता है, जैसे हमको हमको पता है कि मेरा जो हार्डनेस है, हार्डनेस क्या होता है दोस्त, हार्डनेस मेरा जीलाइट प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले इसको देखेगा, ठीक है, ए का थ्री, और पहले साथ ऑप्शन भी देखते चलेगा कि कौन सा, क्या पता कि ए का थ्री सिर्फ एक ही में हो और किसी में नहीं हो, तीन को में नहीं होगा, सही होगा तुरंत आगे मर जाएगा, ठीक है। ये सब टॉपर अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है ब्रैकिस ब्रैकिस वाटर फ्रॉम सी, ब्रैकिस वाटर फ्रॉम सी। ये क्या होगा देखे तो, इसका दू का क्या है, दू का क्या है, सॉरी बी का क्या है, बी का यहाँ पर फोर दिया हुआ है, यहाँ वन दिया हुआ है, फोर क्या है, कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, इसका तो रिलेशन कोई इससे नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो आपका ब्रैकिस वाटर फ्रॉम सी है ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये आपका 110% है कि ब्रैकिस वाटर फ्रॉम सी जो होता है एलवेज रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग रिवर्स के जितने भी एक प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें से हम लोग जो आपका जो वाटर है रिवर का जो सी का जो वाटर है उसको हम लोग मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू हम लोग उसको, या फिर बॉइलिंग बॉइलिंग के मात्रा ठंडा गर्म करके उसको हम लोग उस प्रोसेस जो उसमें अप्लाई करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इट मीन्स कि देखना कि बी का जो हो रहा है मेरा वन जा रहा है, बी का वन, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। टॉपर टॉपर लोग इसी तरह सोचते हैं, ठीक है। टॉपर कैसे सोचता है मैं वो आपके अंदर सोच रहा हूँ कि आप लोग डेवलप करें अपने माइंड में, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो निकालना थोड़ा टफ हो गया अभी के टाइम में, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना तेज, इतना मतलब हाई हो चुका है कि जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर कोई एक टॉपर अप्रोच, एक टॉपर अगर 20 सेकेंड टाइम टाइम ले रहा है ना, तो अगर आप है तो आपको भी अगर 20 सेकेंड है तो आपको 20 सेकेंड से कम या फिर 20 सेकेंड भी लीजिएगा, लेकिन 20 से +20 मतलब 21 सेकेंड नहीं लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको टॉप 10 मतलब देखिए देखिए जब तक आप मतलब अपने आप को उस लेवल तक नहीं सोचिएगा ना, तो फिर आपके अंदर वो डेवलप नहीं होगा, लेकिन हम लोग को सोचना उस लेवल तक, ठीक है। भले हो नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आप, अगर आप जिस टाइप से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम लोग इस टाइप से लगातार कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करते रहे, वो इसलिए कि आराम से हम लोग इसमें इस कैटेगरी में हम लोग फिल भी कर जाएंगे, करेंगे ना। तो बस इसी तरह आप लोगों चैनल को सपोर्ट करना है और इसी तरह प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर डी जा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज यूज मेनली फॉर कास्ट आयरन पाइप ऑफ ऑल साइज एंड कंक्रीट पाइप बिलो 60 सेंटीमीटर डायमीटर। अब बताएं कि ये कौन सा इनमें से ज्वाइंट है जो कि हम लोग कास्ट आयरन पाइप में करते हैं और कंक्रीट पाइप में करते हैं, जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। अगर कास्ट आयरन का पाइप है उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और आपका जो कंक्रीट पाइप है उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर से कम है, तो इनमें से कौन सा ज्वाइंट हम लोग करते हैं दोस्त, एलवेज स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट एक इस टाइप का ज्वाइंट है जो कि एलवेज ये आपका कास्ट आयरन पाइप में, कंक्रीट पाइप में, जिसका डायमीटर एलवेज 60 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तभी ये हम लोग स्पाइगोट और सॉकेट ज्वाइंट हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें कि आपका ये देखा जाए कि आपका जो क्या बोलते हैं, फ्लश फ्लश ज्वाइंट, ठीक है। फ्लश ज्वाइंट क्या होता है, जब भी मेरा डायमीटर 60 सेंटीमीटर से एबव हो जाएगा तब हम लोग फ्लश ज्वाइंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, फ्लश ज्वाइंट करेंगे। चलिए समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ मेनी शुड बी डेवलप डेवलपमेंट लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर डायमीटर डिफॉर्म रेनफोर्सिंग बार। देखिए यहाँ भी पढ़िएगा, पकड़िएगा, डिफॉर्म बार है दोस्तों, ठीक है। कितना इंक्रीज करता है, 0.60% ना इंक्रीज करता है टॉप डी। और ग्रेड क्या था, 4.5, ठीक है। इंटेंशन गिवन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन ए लिमिट स्टेट मेथड फॉर डिफॉर्मिंग बार इन टेंशन, टेंशन जो कि कितना दिया गया, 2.24 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे दिया डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब हमको लगाना है फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा दोस्त, कौन फार्मूला लगेगा, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है बताए, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला ये देखिए 5 σ/4 टाउ/BD, ये तो होता है ना, ये सबको पता है कि मेरा ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, गिवन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दे दिया है,
तो हमको निकालना क्या है, हमको डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर कौन सा बार दिया है, HYSD बार दिया है, कितना इंक्रीज करेगा, 60% इंक्रीज कर देगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं LD के लिए। LD के लिए 5 कितना ये देखे तो भाई आपका 25 mm दिया डायमीटर। ठीक है, इंटू हमको डिजाइन करना है ना, हाउ मेनी शुड डेवलपमेंट लेंथ, ये ठीक है। डिजाइन बॉन्ड स्टेज दिया गया इन्हें लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में जो हम लोग टाउ BD डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हम लोग 0.87 से मल्टीप्लाई करते हैं, 87 FY कितना दोस्त, 415 लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, ये देखिए थोड़ा यहाँ से पकड़िएगा, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग निकालने के लिए 0.87 FY से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग जान रहे हैं ना। तो 0.87 FY डिवाइडेड बाई क्या 4, टाउ BD कितना दिया है 2.24। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए तो कैसे सॉल्व होगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, मतलब अगर 100 यहाँ रहता, 100 यहाँ रहता, ये कैसे कट जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करना है, कैसे होगा जी, 87 से कितना कटेगा ये, देखिए तो 87 से कटेगा, 87 से 8 7 15 से 4 4 4 4 8, पॉइंट में दिया हुआ है ना, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 87 से 87 87 16 17 नहीं आएगा, 3 से 28 42 के 2 42 5 से 35 5 42 49 56 इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, काट पीट करके आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, ऐसे इसका जो आंसर आपका है, आपका 1007 है दोस्त। ठीक है, 1007 न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.39। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से एक काट पीट करना है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे, इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द चेंज परसेंटेज इन यूलर बकलिंग लोड इफ अ डायमीटर ऑफ ए कॉलम इज रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर कितना कम हो रहा है दोस्त, 10% कम हो रहा है। ठीक है, अब हमको इसको बनाना है, कैसे बनेगा दोस्त, कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कैसे बनेगा। यूलर बकलिंग लोड का यहाँ कुछ जिक्र आ रहा था। यूलर बकलिंग लोड इट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, क्रिपलिंग लोड का क्या होगा, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर, ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है दोस्त। ठीक है, P इजकल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये पाई स्क्वायर हो रहा है, ई क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आपका ई क्या हो गया, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और आपका जो आई हो गया, आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही आपका P जो है, तब P जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और इसके बाद ये जो I जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डायमीटर का, D⁴, क्योंकि मेरा सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, सर्कुलर कॉलम इट मीन्स की क्या, π/4 64 D⁴, π/4 डिवाइडेड π/64, सॉरी π/64 D⁴ होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर्कुलर कॉलम कितना होता है, π/64 × D⁴। ठीक है, ये होता है।
तो हम लोग यही कर रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D के पावर 4, मतलब डायमीटर के पावर 4। ठीक है, तो हमको देखना है, हमको जो रिलेशन है आपका P और ये मतलब P मतलब क्रिपलिंग लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर के पावर 4। ठीक है, इस पे हमको सॉल्यूशन करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं P2/P1 इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, D2/D1 का होल के पावर 4। ठीक है, अब देखिए मेरा जो यहाँ डाया दिया है क्या, कि इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, अगर मेरा D2 मेरा कम हो रहा है, ठीक है 10%, मतलब इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि आपका D2 कितना हो रहा है, आपका ये P1 हो गया, P2 हो गया, P1 हो गया, तो हम लोग D2 बोल सकते हैं कि आपका 0.9 है, ये 0.9D हो गया, और ये आपका सिर्फ D1 है, मतलब ये 1 है। ठीक है, इसका पावर 4 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए D1 है, और हमको एक पॉइंट और हमको यहाँ ध्यान रखना है क्या, कि जो P1 है, ठीक है सॉरी D2 है, D2 जो है D2 इजकल टू 0.9 D1, ये होगा ना, क्योंकि डायमीटर चेंज हो रहा है ना, एक डायमीटर आपका D2 है, जैसे D1/D2। ठीक है, D1/D2 और P1/P2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा D2 आ जाएगा ना, D2। ठीक है, D2 इजकल टू 0.9 D1। ठीक है, क्योंकि मेरा 10% रिड्यूस कर रहा है, इट मीन्स कि 0.9% इंटू D1 आपका हो जाएगा D2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से हमको जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब ये पॉइंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 0.9 का पावर 4 करेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, लगभग ये आपका 65 आएगा, 65.65 ये आएगा। ठीक है, ये इतना आएगा क्या, P2/P1 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया इतना। इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग इसके नीचे 1 है, तो हम लोग यहाँ से P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, P2 इक्वल टू हो जाएगा PT इक्वल टू 0.656 P1। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, P1 आ गया, मतलब P2 आ गया। ठीक है, अब P2 मेरा इतना आ गया, अब P1 हमको निकालना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमको निकालना क्या, परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्या यहाँ देखिए चेंज इन परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ बैठा दीजिए वैल्यू, P1 कितना आएगा, मेरा P1 1 है। ठीक है, P2 मेरा कितना है, आ गया P2 यहाँ 0.656 P1 डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, यहाँ जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब 1 से इसको घटाइएगा, तो आपका जो लमसम जो इसका जो पॉइंट में आएगा कितना आएगा, लगभग देखिए तो 34। ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो। ठीक है, देखिए तो 65 में से जब 65 मतलब रखिए 65 रखिए, 65 से हम लोग A1 से हम लोग माइनस करेंगे 65 को, तो लगभग आपका यही ना आ रहा है, इसके लमसम आएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब समथिंग में आ रहा है, लेकिन हमको जो इसका जो राउंड में जो आपका आंसर आएगा 34 इज राइट आंसर दोस्त। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा स्टार मार्क लगा दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखें, BTSC JEE के लिए ये सब क्वेश्चन मस्ट है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इस फार्मूला को आपको याद रखना है और देखना है कि देखिए कहाँ से कैसे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। ठीक है, क्रिपलिंग लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो देन जो हमको जो इस क्वेश्चन में जो लगा हुआ है, क्योंकि क्रिपलिंग लोड है और कॉलम का डायमीटर है, तो इसके बीच में का हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। ओके, चले समझ में आ गया ना, कुछ तो इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। P2/P1 हो गया, इसका पावर 4 कर दिए भाई, इसके बाद 9% था, तो यहाँ पर हम लोग ये कर दिए, बैठा दिए, बस कैलकुलेट परसेंटेज चेंज निकाल दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए क्या है कि विच लेवल ऑफ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द गोल ऑफ कंपनी एंड डिफाइनिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ये यहाँ पर देखिए अलग अलग मैनेजर दिया हुआ है, सीनियर सेकंड लेवल मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लेवल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजर। तब बताएं आप कि इनमें से यहाँ जो बोल रहा है कि किसका रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपनी को, उस कंपनी का किसी भी मतलब किसी कंपनी को ग्रो करना है। ठीक है, तो उसका जो विजन
कंपनी का दूरदृष्टि जो होता है, विजन, देख रहे हैं ना, फॉर सेटिंग द गोल ऑफ कंपनी एंड डिफाइनिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका जो मैनेजर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ठीक है। इसी के यही जब ये आपका मेन लेवल, मेन अधिकारी होता है कंपनी का, ठीक है, यही बोल रहा है, इसी का जो एक इसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी कंपनी को ग्रो करना है तो उसके पास मतलब अलग अलग विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारी हैं उसके सहित लेकर, ठीक है, तो सबको ध्यान लेकर चलना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो बोला है कि कौन सा मैनेजर, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो होता है यही इसका विजन और इसका मिशन यही तय करता है कंपनी का एक मतलब हाई प्रोफाइल के, कंपनी का हाई प्रोफाइल, ठीक है। अगर हम लोग किसी टेंडर को हम लोग भर रहे हैं तो कंपनी के सबसे पहले हाई कंपनी का प्रोफाइल चेक किया जाता है, कितना दिन से ये है, कितना प्रोजेक्ट अभी तक कर चुका है, और जो हम प्रोजेक्ट अभी हम इसको दे रहे हैं क्या ये प्रोजेक्ट किया है, कितना दिन में सक्सेसफुल फाइंड किया है, तो उसके साथ वो कंपनी का प्रोफाइल चेक होता है। देन प्रोफाइल चेक करने के बाद इसका जो जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं, अलग अलग पोस्ट के इंजीनियर्स होते हैं, सबको देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वही बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा है कि कंसीडर कंसीडर द पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड वेंटिलेशन, हेल्थ एंड वेंटिलेशन मिनिमम एरिया ऑफ द बाथरूम एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। अब बताएं कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है किसके, कौन सा रूम के लिए, मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम, ये मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम के बारे में पूछ रहा है कि इसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए एज अ कोड ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ डेटा देता हूं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको एक छोटा सा टेबल बताता हूँ कि इसका जो टेबल है क्या होना चाहिए। पहले हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं कि जो आपका मिनिमम एरिया जो होता है कि मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग जो आपका मिनिमम एरिया होता है कितना होता है, 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.8 मीटर स्क्वायर एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग कुछ डेटा लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि हम लोग को इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, टैप्स ऑफ रूम, टैप्स ऑफ रूम, ठीक है। और यहाँ मिनिमम एरिया, क्या कि हमको मिनिमम एरिया ही तो पूछ रहा है, मिनिमम एरिया, ठीक है। पहला किस टाइप का रूम है दोस्त, पहले हम लोग इसी को लिखते हैं क्या, बाथरूम, बाथरूम, ठीक है। इसका एरिया कितना दोस्त, 1.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिविंग रूम, सारा एक दूसरे से रिलेटेड लिखेंगे ताकि हम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। लिविंग रूम है, ठीक है। तो लिविंग रूम का जो आपका जो मिनिमम एरिया जो होता है एलवेज कितना, 9.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 9.5 मीटर स्क्वायर। किसका, ये कौन सा रूम है आपका, लिविंग रूम है, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका बाथरूम, बाथरूम तो हो गया। इसके बाद डाइनिंग रूम, ठीक है, किचन लिख सकते हैं, किचन, किचन कम डाइनिंग रूम, किचन एंड डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, ठीक है, किचन एंड डाइनिंग रूम है, तो ठीक है। तो इसका जो आपका जो इसका जो एरिया होता है सेम होता है, मैं इसलिए लिखा दिया कि ये दोनों का सेम है, इसलिए मैं एक साथ लिखा दिया ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। किचन हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, ये दोनों का सेम है वैल्यू, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाथरूम का 1.8 हो गया। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट है, एक और होता है किचन, ये आपका हम लोग लिखे ना किचन एंड डाइनिंग रूम, एक होता है किचन, किचन कम स्टोर रूम, ठीक है, स्टोर रूम। इसका भी ज़्यादा नहीं होता है, इसका कितना होता है, 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और होता है सिर्फ किचन रूम होता है, ठीक है, ये आपका किचन किचन कम स्टोर रूम हो गया। एक होता है ओनली किचन, ठीक है, क्या, ओनली किचन, ओनली किचन। इससे कितना होता है दोस्त, इसका होता है 4.5 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये टेबल आप याद रख ले क्योंकि ये कोड से पूछ रहा है, तो कोड से क्वेश्चन, या अगर ये नहीं पूछा है तो इससे जनरली देखा जाए तो मैक्सिमम एग्जाम में आपका यही पूछा गया कि आपका बाथरूम का मिनिमम एरिया कितना होता है, ठीक है। तो आपको ये तो आपको याद ही रखना है, साथ ही साथ जितने भी ये वैल्यू में लिखाया हूँ सब भी वैल्यू आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलें, कोई दिक्कत। बाथरूम को हो गया 1 हो गया, लिविंग रूम हो गया, लिविंग रूम विथ किचन एंड डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और किचन और डाइनिंग रूम कितना होता है, 9.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, किचन, किचन विद स्टोर रूम, किचन विद स्टोर रूम 5.5, कितना, 5.5। इसके बाद ओनली किचन, ओनली किचन में 4.5, ठीक है। चलिए एक सीक्वेंस लिख भी दिया और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा दोस्त। चलें
अब देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, इन द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर द डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ए ग्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, बताएं। इनमें से फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका फॉर्मूला? द डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। तो बताएं इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन के लिए? 0.9 AgFi गामा एम नॉट, ये नहीं होता है। AgFi गामा एम नॉट ये होता है क्या? या फिर AgFi गामा M1। तो एलवेज आपका द डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, ग्रॉस सेक्शन की बात करेगा तो एलवेज क्या होता है दोस्त? AgFi गामा एम नॉट। ठीक है, अरे यार ये सब क्या बोल रहे हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? डी इज अ राइट आंसर दोस्त, आपको ध्यान देना है। इसमें एक और पॉइंट होता है, जैसे ये पूछते किसके बारे में, आपका यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक और होता है क्या, इसका 3 होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, फिर आपका दूसरा क्या होता है? रप्चर, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एक थर्ड क्या होता है दोस्त? ब्लॉक शेयर फेल्यूर, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, इसका भी फॉर्मूला अलग होता है। मैं लिख देता हूँ कि आपका रप्चर का जो फॉर्मूला है एलवेज क्या होता है, इसका 9, ये जो है ना 9 वाला TDG इक्वल टू 0.9 AgFy गामा एम 1 होता है। यहाँ गामा एम नोट दिया है, गलत है, गामा M1 होता है दोस्तों। ठीक है, गामा M1 भी आपको बहुत वैल्यू है, ये 1.1, 1.2 और 1.25 शायद होता है, अभी एग्जैक्टली प्रॉपर ये नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना दोस्तों, फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में क्या होता है कि गामा एम नोट हो जाता है, गामा M1 हो गया, इसका वैल्यू दे देता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि आपका यील्डिंग के केस में क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, यील्डिंग में क्या लगाना दोस्त? AgFi गामा एम नॉट। आपका फिर रप्चर पूछेगा, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, इसके कंपेरिजन ये इसके फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 0.9 AgFi गामा M1। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, अब देखें क्या है कि एज पर IS मेथड फॉर ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आप पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है दोस्तों। M10 से लेकर M15, ठीक है, M20 से लेकर M25, ठीक है, और एबव M25, M30, 3, 4, 5 क्या स्टैंडर्ड डेविएशन M10 से 15 रहेगा, 10 से 15 के बीच रहेगा, तो आपको क्या वैल्यू होगा? कितना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना होगा दोस्त? 3 होगा। 20 से 25 के बीच में अगर किसी का पूछ सकता है इसमें, ठीक है, 10 का पूछ सकता है, 15, 10 से कम नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कोडल वैल्यू है कि 10 पूछे चाहे 15 पूछे, इसका जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होता है 3 होता है, और सॉरी 3.5 होता है यार, 3.5 हो गया। ठीक है, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 3.5 होता है, सॉरी। M20 और M25, ठीक है, M25 का पूछे तो 4 होता है। देन इसके एबव जितना M30 पूछ दे, M35 पूछ दे, M40 पूछ दे, M45 पूछ दे, M50 पूछ दे, ये सारे का जो वैल्यू होता है एलवेज कितना होता है? 5 होता है दोस्त। ठीक है, याद रहेगा ना, ऐसे आप लोग को याद होगा। मैं एक बार रिकॉल करा दिया कि आप अगर भूल गए होंगे तो एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि रिकॉल ही एक मेन पावर है जो आपका एग्जामिनेशन में दिखेगा दोस्तों। ठीक है, कितना आपके पास रिकॉलिंग पावर है, जो आप कितना भी पढ़े हैं उसको कितना जल्दी आप उसको रिकॉल कर पाते हैं क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? ए कोर्स ऑफ अ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो ए कॉर्निक इज नोन एज, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोर्स ऑफ स्टोन, ठीक है, एक स्टोन का कोर्स मतलब एक लेयर है जो हम लोग एलवेज प्रोवाइड कर रहे हैं बिलो ए कॉर्निक के बिलो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलवेज हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, टूथिंग बोलते हैं। तो एलवेज हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्रीजिंग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाँ, वार टैंक मूव ऑन ए कैटल पिलर ट्रैक विच आर ब्रॉड चेन लाइक ओवर ऑन द व्हील। दिस कॉजेज, आप लोग देखोगे टैंक, टैंक आप लोग जाना, टैंकर इट मीन्स जो आपका, देखिए फिगर भी इसके लिए मैं लगा दिया हूँ आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा टैंकर, यही ना है। ये देखिए इसका यहाँ से आपका ये निकलता है, ठीक है। और ये देखिए ये जो बोल रहा है कि जो हम लोग ये जो वार टैंक है, वार टैंक में ये देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर चेन लगा हुआ रहता है, देख रहे हैं ना, ये चेन लगा रहता है, ठीक है। ये चेन लगा है ना, इसी टाइप से रहता है, इस टाइप से, और इसके बीच में आपका व्हील रहता है दोस्त। आप लोग देखोगे अच्छा से, ये तो बहुत बार आप लोग एज्यूम भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो चेन इसमें लगा रहता है, ये इसका कारण क्या है, क्यों लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग चेन इसलिए लगाते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया होगा ना, यहाँ जो व्हील ऊपर से लोड, इसका तो व्हील का लोड आएगा ना, ट्रांसफर होगा, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग चेन हम लोग लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। यही इसका मेन कारण है। देखिए यही पूछ रहा है, वार टैंक मूव ऑन ए कैटरपिलर ट्रैक विच ब्रॉड चेन लाइक कवर ऑन द व्हील विच कॉजेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड। ग्राउंड के साथ उसका एरिया जो है, वो चेन का एरिया और जो व्हील का एरिया है, कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग चेन लगाते हैं, ठीक है। यही बोल रहा है, ठीक है। डिक्रीज ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट, ये तो हम लोग फिगर देख लिए दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होगा जो भी होगा। हाँ, ये देखिए, ये 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड ऑफ ए पुल 200 न्यूटन। द वेट ऑफ द टेप इज 30 न्यूटन। द करेक्शन फॉर अ सैग। अब बताएं सैग का फॉर्मूला क्या, सैग का फॉर्मूला पूछ रहा दोस्त, कितना होता है सैग करेक्शन। ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा सैग करेक्शन। सैग करेक्शन इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, W² L डिवाइडेड बाई 24P², ठीक है। W² L डिवाइडेड बाई 24P², यही ना होता है कि दूसरा होता है, बताएं। यही होता है, चलिए। अब W देखते हैं इसमें से कितना है जी, लोड कितना है 200, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉरी वेट, ये है ना वेट 30 किलो न्यूटन, तो क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर इंटू एल कितना है दोस्त 100 मीटर, क्या लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे। 24P, पुल कितना का 200 न्यूटन का, तो हम लोग 200 का स्क्वायर करेंगे। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस तो है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या भाई कोई दिक्कत है। सेक करेक्शन इसका जो सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 30 × 30 सॉरी 100 है ना, 100 डिवाइडेड बाई 24 × 200 बस सीधा सीधे आप काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, सीधा सीधी हो गया। अब देखिए क्या कुछ और हो रहा है, 3 तिया 9 होगा, यहाँ पे ऊपर 9 होगा और नीचे कितना होगा 24 × 4। बस इसको सॉल्व करके जो आप आएगा पॉइंट में कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक और हम लोग फार्मूला का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम अगर फार्मूला का बात आया है तो थोड़ा सा एक दो और फार्मूला हम लोग देख लें, ताकि हम लोग को जो एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक होता है आपका पुल करेक्शन, ठीक है। एक होता है एक टेम्परेचर करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग पहला फार्मूला क्या लिखते हैं, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर मतलब क्या, हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्या लेंथ इंटू ये अल्फा हो गया टेम्परेचर इंटू TM माइनस TM, ये फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है। TM माइनस T0 होता है, TM माइनस T0 मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आपका हो गया करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है दोस्त, करेक्शन ड्यू टू, एक होता है पुल टेंशन का, करेक्शन ड्यू टू पुल, इसका फॉर्मूला भी सेम है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है,
CP इक्वल टू हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू पुल है ना, इसमें खींचेगा ना, तो इसमें हो जाएगा PM माइनस P नॉट इंटू L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए मैं लिखाया क्योंकि एग्जामिनेशन से छोटा छोटा मतलब फार्मूला बेस्ड नंबरिकल आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद रहेगा, ऐसे याद होगा ही, बस थोड़ा सा इसको रिकॉलिंग कर लें, क्योंकि रिकॉलिंग पावर मैं पहले ही बताया हूँ कि रिकॉलिंग पावर आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले, इसका जो आंसर हो गया इसके साथ यहाँ सॉल्व कर लें, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ तो है नहीं, डिवाइड करना है, ठीक है, पॉइंट मारना है। ठीक है, चलिए अब देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फॉर ओराग्राफिक प्रोजेक्शन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड फॉर द फ्लोइंग प्रोजेक्शन। अब बताएं कि इनमें से फॉर ओराग्राफिक प्रोजेक्शन में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन को एक स्टैंडर्ड माना गया है, कौन सा प्रोजेक्शन है जिसको स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड की वजह से इंडियन स्टैंडर्ड उसको मतलब बोला जाए तो उसको स्टैंडर्ड मानता है। क्या वो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन? एकदम नहीं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? एकदम नहीं। ये जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है इसी को ये स्टैंडर्ड माना है दोस्तों। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किसको स्टैंडर्ड माना है? ऑप्शन नंबर सी को, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। अब बताएं फोर्सेस के बारे में, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है आपसे करेक्ट। टॉपर क्या सोचता है, सो देखिए टॉपर कितना जल्दी सोचेगा। टॉपर देखता है क्या कि अब किसके बारे में पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तुरंत धाए धाए पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फोर्स क्या पूछेगा, देखिएगा फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, एकदम सही है पहला। ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखिएगा, ठीक है, दूसरा फोर्स विल चेंज ऑब्जेक्ट, एकदम सही है। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सी गलत है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एकदम सही है, ई होगा। ठीक है, मतलब पहला तीसरा पहला A B D E ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये टॉपर सोचता है। ठीक है, क्योंकि तुरंत जैसे देखा ना फोर्स देखा, उसका माइंड में एकदम रिकॉलिंग पावर इतना, मतलब देखिए जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है कि इसका रिकॉलिंग पावर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जबरदस्त हो जाता है, इट मीन्स आपको भी उसी तरह करना है कि रिकॉलिंग पावर इतना आपका मतलब कंठस्थ हो जाए क्वेश्चन, और रिकॉलिंग पावर इतना आपका जबरदस्त हो जाए कि आप क्वेश्चन देखते आपको माइंड में क्लिक हो जाए कि हम इस क्वेश्चन का पढ़े थे और इस टाइप से पढ़े थे और ऐसे पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, फोर्स पढ़े तो दिमाग में आ गया कि नहीं, फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो उसका चेंज होता है। ठीक है, शेप चेंज होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मूव करवा देता है। ठीक है, उसको खींचने और ढकेलने में काम करता है, यही तो है। फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एकदम सही है। फोर्स में मेक ए ऑब्जेक्ट मूव, एकदम सही है, ऑब्जेक्ट मूव कर देता है, घुमा। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये गलत है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एकदम सही है। फोर्स पुश एंड पुल, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ये तो आप लोग को इजी लगता है, कोई हार्ड तो है नहीं। फोर्स के बारे में तो आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द टेंडर इज यूज इफ ओनली सिंगल फर्म इज इन्वाइटेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस बाय ए क्वेटिंग रेट्स। ठीक है, क्वेटिंग रेट्स। अब बताइए इनमें से कौन सा टेंडर होगा। ठीक है, which type of tender is used if only single frame invited to provide a required service by a quoting rate is known as single tender इजली है। ठीक है, अब टेंडर क्या होता है आप लोग को पता ही होगा कि टेंडर एक प्रोसेस है जो कि इन्विटेशन प्रोवाइड करता है एक ऑनर और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जो कि देखा जाए, ठीक है, क्या होता है कि दोनों के बीच में एक इन्वाइट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर एक ऑनर के थ्रू, एक ऑनर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इन्विटेशन करता है। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम के लिए। ठीक है, कोई काम है एक टेंडर को दिया जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है,
सर्टेन काम दिया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडर। मतलब एक बेसिकली, मतलब हम लोग देसी लैंग्वेज में समझे तो ये आपका टेंडर होता है दोस्तों, ठीक है। उसी को बोल रहा है क्या, इनमें से जो सिंगल फर्म इन्वाइटेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस बाय क्वाइटिंग रेट्स, ठीक है, इज नोन एज सिंगल टेंडर। इट नोन एज सिंगल टेंडर। टेंडर ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपका है एक लिमिटेड टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है, एक ओपन टेंडर है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड टेंडर एक ऐसा टेंडर होता है, इसमें से लिमिटेड मतलब कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो इस टेंडर को भर पाएंगे, ठीक है, सारा ये नहीं। जैसे एक देखिए ओपन टेंडर है, इसमें कोई भी डाल सकता है। ओपन इट मीन्स कि कोई भी डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग सारा लोग धीरे धीरे कंपनी वाले छटते जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज पर IS 456/2000 शॉर्ट एक्सेली लोडेड RCC कॉलम, ठीक है, क्या है, शॉर्ट एक्सेली लोडेड RCC कॉलम मेंबर यूजिंग ए माइल्ड स्टील आर बाई इक्वेशन। बताए शॉर्ट कॉलम है, कितना होता है दोस्त, 0.4। अल्टीमेट क्या, अल्टीमेट लोड इजकल टू क्या होता है बताएं आप। 0.4 यही तो होता है ना कि 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, यही तो होता है। हम लोग पहले पढ़ पढ़ के आए हैं भाई, कितना बार पढ़े हैं देखिए तो। 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ए इज अ राइट आंसर। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक जिसका लेंथ दिया हुआ है, मतलब एक ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ 2 आवर्स डिटेंशन टाइम फॉर अ टैंक इज रिकमेंडेड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए सीवर एज पर आवर। अब रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है दोस्त, रेट ऑफ फ्लो। अब बताएं कि आपका रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा। हम्म रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि डिटेंशन टैंक इसका तो क्या आता है। पहली बात कि आप वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपका वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज टाइम इजकल टू डिटेंशन टाइम इजकल टू वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। मेरा वॉल्यूम कितना दोस्त, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 24 इंटू सॉरी 6 हो जाएगा, नहीं 6, 24 इंटू 6 इंटू 3 बाई डिस्चार्ज। डिस्चार्ज देखिए तो कितना है, हमको डिस्चार्ज निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है, हमको डिस्चार्ज हमको निकालना है। तो मेरा टाइम दिया गया है, टाइम कितना है दोस्त, 2 आवर, ये हमको दिया गया है। हमको डिस्चार्ज निकालना है, कैसे निकलेगा दोस्त डिस्चार्ज इजकल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड कर दे, कितना आएगा, हाँ 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 हाँ, 3 हो जाएगा 24 या 72, ठीक है, 72 में 3 से 3 दिन 6 7 या 21, 216 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डिस्चार्ज हो जाएगा 216 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त, मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। डिटेंशन टाइम इजकल टू वॉल्यूम दिया गया है, डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज को यहाँ के भेज दे इसको, ये तो इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा, उसे बताएं पहले। आप लोग कमेंट करें, ठीक है, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, ठीक है। भाई का मेहनत आप लोग को दिख रहा होगा भाई, ठीक है। इतना जब मेहनत किया जा रहा है बस आपके लिए, बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट पे काम किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तो आपको भी समझ में आना जाना चाहिए भाई। भाई थोड़ा सा आपको भी तो लग रहा होगा, नहीं जब मेहनत किया जा रहा है आपके लिए तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर की वजह से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हमको क्वेश्चन से खेलने में और मेरे भाई लोग को बताने में बहुत मज़ा आता है दोस्त, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही, आप लोग देख रहे होंगे जब आप लोग टेस्ट लगाते होंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इस संडे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, एक मैं स्पेशल भी कर दूंगा, लेकिन अभी जब क्लास जैसे जब ऑनगोइंग है तो इसमें बता दे रहा हूँ कि इस संडे को एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा, समझ गए हैं, डेडिकेटेड फॉर ए BTSC JEE, ठीक है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा दम यूट्यूब पर, ठीक है। लैब तो नहीं, बस आपको रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा और आप लोग
देखें कि कितना क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा क्लासेस करीब देखा जाए तो 40 से प्लस हो चुका है। ये आपका 43 या 42 क्लास है। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब 40 क्लास करने के बाद हर क्लास में अच्छे खासे क्वेश्चन को कराया जा रहा है। और इसके बाद आप देखें, आपको आप अपने आप को एनालिसिस करें कि आप इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आप टेस्ट के लिए भी एक प्लानिंग कर रहा हूँ, जो कि आपको संडे को दिखेगा दोस्तों। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको अपना जितने भी क्लासेस हुए हैं प्लस अपना भी जो अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं उसको भी रेगुलर वे में रिकॉल करते रहें। ठीक है, रिवाइज करते रहें, क्योंकि टेस्ट में पूरा सिलेबस से सिलेबस तो आप लोगों को पता ही कि सिलेबस इस टाइप से सिलेबस है जिसका कोई हिसाब और किताब नहीं है। लेकिन जितना भी टेक्निकल पेपर है, ठीक है, जितना भी आपका टेक्निकल पेपर है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छे अच्छे, और आपको पता है कि आपका जो बीटीएससी जेईई जो पेपर होना है थोड़ा सा स्टैंडर्ड का होगा भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो आपका ओनली फॉर टेक्निकल उसको पूछना है, नंटे का कुछ क्वेश्चन रहेगा, नंटे का कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा दोस्त। ठीक है, तो टेक्निकल पे आपको इतना मतलब अपने आप को ये कर लेना है कि पेपर में गलती ना हो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले हम लोग ये क्लास कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस फिर आएगा तो मैं उस पर भी बात करूंगा। टेस्ट के बारे में स्पेशल एक वीडियो में बना दूंगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए क्या है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ए सीवेज फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ए पोटेशियम डाइक्रोमेट इज टर्म एज, क्या बोलते हैं बताएं? सीओडी, टीओडी, डीओ, बीओडी, एलवेज सीओडी। सीओडी क्या होता है दोस्त? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी की डिफिनेशन क्या आप लोगों को पता होगा ना, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि बता दें। सीओडी एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो है आपका जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं बाय एरोबिक कंडीशन में और एनारोबिक कंडीशन में। इसमें दोनों कंडीशन में पार्टिकल्स मैटर को डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सीओडी बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम लोग मतलब एक स्टैंडर्ड वे में बोले तो यही कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ए ऑर्गेनिक मैटर्स टू डिकम्पोज ए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स, देन इट इज कॉल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और इसमें जो मेन जो ये यहाँ जो पूछ रहा कि यहाँ इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसमें जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग ऐड करते हैं, इसमें जो हम लोग मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि K2Cr2O7 होता है दोस्त, K2Cr2O7। ठीक है, यही आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्त। ठीक है, याद रखना दोस्त, एग्जामिनेशन से पूछता है। ये आपका हो गया सीओडी। डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसके लिए एक एक्वेटिक लाइफ के लिए आपका डीओ लेवल कितना होना चाहिए दोस्त? 4 mg/लीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा। फिर अब बीओडी तो आप लोग को पता ही है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि बताने की जरूरत है दोस्त? नहीं ना। चले, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चले अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मवर्क इज मेजर्ड इन, फॉर्मवर्क हम लोग मेजर करते हैं एलओ मीटर स्क्वायर में, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पासेज ऑफ टाइम which of the following scale will not give an accurate result due to a shrinkage of a sheet or a paper। अब बताएं कि इनमें से कौन सा स्केल, 2 स्केल दिया गया है, 4 स्केल है, इनमें से कौन सा स्केल है जो करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, जब मेरा पेपर है, शीट पेपर है, जब वो श्रिंक करता है तो वो क्या है कि नॉट एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट सही नहीं देता है। क्या वो प्लेन स्केल है, क्या वो इंजीनियर स्केल है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, या फिर डायगोनल स्केल। आप लोग जान रहे हैं कि ये आपका प्लेन स्केल और आपका डायगोनल स्केल तो नहीं होगा। अब मेरा जो बच गया आपका इंजीनियर स्केल और आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यही 2 स्केल है जो कि एलवेज नॉट ए एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, मैं अभी बता दिया। आइए, आपका जो प्लेन स्केल हो गया, प्लेन स्केल में मतलब प्लेन स्केल डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल में कितना यूनिट इसमें मेजर होता है? प्लेन स्केल में 2 यूनिट, डायगोनल स्केल में 3 यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग इज मोस्टली सीन ड्यू टू, आप लोग देखे होंगे, ये आपका सेक्शन है, ये आपका सेक्शन है। तो आपका जो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा इस टाइप से जनरेट होता है, इस टाइप से ये आपको हो जाता है। ठीक है, मतलब ये इसको थोड़ा सा 3D बना दें, थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आप लोग समझ रहे हैं कि वेब क्रिपलिंग क्या होता है, आप लोग को समझ में आ रहा है आपका। वेब क्रिपलिंग थोड़ा सा मैं अगर फिगर के साथ बनाना चाहूँ तो ये आपका इस टाइप से होता है दोस्त। ये जो फिगर यहाँ बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है, ये किसकी वजह से होता है? क्या वो सेल्फ वेट की वजह से, या फिर लैब लोड की वजह से, या फिर अर्थक्वेक लोड की वजह से, या फिर आपका विंड लोड की वजह से? तो आपको पता होना चाहिए जो आपका जो क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग जो होता है मोस्टली होता है एलवेज लैब लोड की वजह से। ठीक है, लैब लोड की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। बताएं कि द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी आर मेजरिंग एज ए 100 अलग अलग एंगल दिया गया है। हमको क्या निकालना है दोस्त? इंक्लूडेड एंगल निकालना है। ठीक है, अब चलिए हमको निकालना क्या है? इंक्लूडेड एंगल। पहले ए बी कितना वैल्यू दिया? 146, मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट से यहाँ पर आपका हो गया कितना? ये आपका हो गया 146 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया, ये हो गया आपका ए, ये आपका हो गया बी। यहाँ से यहाँ से जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 68 है ना, ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 68 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया दोस्त। हमको ये एंगल निकालना है, इंक्लूडेड एंगल, ये मेरा फाइंड करना है दोस्त। कैसे निकलेगा? थोड़ा दिमाग लगाएं, कैसे निकलेगा? हमको चाहिए क्या? एंगल ए बी सी चाहिए दोस्त, हमको ए बी सी चाहिए दोस्त। इसका क्या वैल्यू होगा बताएं? ए बी सी चाहिए, एंगल बी चाहिए, एंगल बी कैसे निकलेगा? अच्छा, थोड़ा इसमें से हम दिमाग लगाएं, तो दिमाग क्या लगाया जा सकता है दोस्त? पहले हम लोग फोर बियरिंग निकालते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपका जो ए बी लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन का बैक बियरिंग क्या होगा दोस्त? ये जो मेरा ए बी लाइन है, ए बी लाइन का बैक बियरिंग ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी का जो मेरा बैक बियरिंग कितना होगा? 146। अगर हम इसका बैक बियरिंग निकालें तो आपका हो जाएगा 180 प्लस 146 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अगर इसको लोग जोड़ दें कितना होगा दोस्त? 326 डिग्री 30 मिनट। ये आपका हो गया क्या? बैक बियरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, ये बैक बियरिंग ऑफ ए बी। अब इसके बाद बी सी है। ठीक है, तो बी सी का मेरा फोर बियरिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी कितना होगा दोस्त? मेरा दिया हुआ कितना? 68 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए मेरा फोर बियरिंग, मेरा बैक बियरिंग आ गया, मेरा फोर बियरिंग आ गया। हमको निकालना क्या? एंगल बी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो अगर हम ये दोनों को माइनस करेंगे, अगर हम 360 में से अगर हम 326 डिग्री 30 मिनट और आपका 68 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को माइनस करके यहाँ पर आएगा, और यहाँ से जो यहाँ पर आएगा उसको आपको 360 से माइनस कर देना है। ठीक है, जो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत कि समझ में आया कि नहीं? ऐसा बताएं पहले आप, कोई दिक्कत है? इसमें कुछ तो किया गया नहीं दोस्त, बस हमको इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये एंगल निकालना है। हम ए बी का, पहले बात की यहाँ पर क्या दिया गया? फोर बियरिंग दिया गया। ठीक है, ए बी का फोर बियरिंग ये आपका है, तो हमको पहले ए बी का बैक बियरिंग निकालना पड़ेगा। तो बैक बियरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए बी का बैक बियरिंग निकालने के लिए हमको इसमें 180 प्लस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ए बी का बैक बियरिंग। ठीक है, ए बी का मेरा बैक बियरिंग आ गया
इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि बीसी का मेरा बैक बेरिंग फोर बेरिंग दे दिया है, ठीक है। बीसी का मेरा फोर बेरिंग दे दिया है, कितना है 68 डिग्री। अगर हम इस फोर बेरिंग ये बैक बेरिंग में से इस फोर बेरिंग को हम माइनस कर देंगे, और जो हम लोग को पता है कि ये एंगल मेरा 360 डिग्री है, 360 से हम माइनस कर देंगे। ये दोनों को माइनस करने के बाद 360 से माइनस कर दीजिए उसको, जो यहाँ से वैल्यू आएगा आपको वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ गया ना? चलिए, यहाँ से जो आप माइनस कीजिएगा तो आपको आंसर जो आएगा लगभग 102.2 डिग्री आएगा दोस्त। 102 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चले, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इन ए ट्राइक्सियल टेस्ट इज कीप्ड अबाउट टाइम्स इन ए डायमीटर। अब बताएं कि लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ ए ट्राइक्सियल टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट, इसमें आप मार्क कर दें, एग्जाम में आता है। लेंथ टू द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, अच्छा, लेंथ टू डायमीटर रेशियो, लेंथ टू डाया रेशियो, लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो इक्वल टू कितना होता है? 2 से 2.5 होता है दोस्त। 2 से 2.5 आपको याद रखना है। 2.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चले चलें, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For a triangular cross section having a horizontal base, ratio on the shear stress at a mid height of the section to shear stress at a neutral axis of the section is, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा रहेंगे जो कि आपको पेपर में देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो बना देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको एट द एंड हमको इसका वैल्यू ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो हमको जाना नहीं है, क्योंकि हमको पेपर में एक्सप्लेनेशन पूछता तो नहीं है, हमको क्या पूछता है? इसका वैल्यू पूछता है। तो हमको इसका वैल्यू आप याद रखें कि जो होता है कि जब पूरा ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एट ए मिड हाइट ऑफ ए सेक्शन टू द शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, इसका जो रेशियो होता है एलवेज कितना होता है? 9/8 होता है दोस्त, ठीक है। किसका रेशियो? देखिए रेशियो इक्वल टू किसका रेशियो दोस्त? रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एट मिड हाइट डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, इसका जो रेशियो होता है एलवेज कितना होता है? 9/8 होता है दोस्त, ठीक है। क्योंकि हमको इसका तो एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, उतना हम लोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, और हमको वैल्यू से मतलब है, हमको एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है दोस्त, ठीक है। क्या कि हमको एग्जाम में फाइट करना है, हमको वहाँ पर सब्जेक्टिव लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अब एलवेज 9/8 होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत? कुछ कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉलिंग पावर आप बढ़ा दें। रिकॉलिंग पावर आपका कब इंप्रूव होगा, कैसे इंप्रूव होगा? कि नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस आपको इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, और आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक हम लोग 40 क्लास कर चुके हैं, कहीं रुके नहीं है। चाहे आप किसी दूसरे चैनल को देख लें, 1 क्लास 2 क्लास किया, तीसरा क्लास गायब, मतलब एक फ्लो में नहीं चल रहा लोग, ठीक है। खाली मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि अब बीटीएससी क्लास चलेगा। अरे भाई क्लास करवा तो सही। जब आपने अनाउंसमेंट करा सकते हैं, आप अनाउंसमेंट आप बोल सकते हैं कि आपसे क्लास रेगुलर वे में आएगा, फिर आप लोग क्लासेस को ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा वो नहीं सीन आपके लिए। आप लोग देखें कि जब से क्लास शुरुआत, जब से नोटिफिकेशन भी आया उससे पहले आया था, नोटिफिकेशन के हम उसी टाइम ये लिया था आपके सामने, बोला था कि क्लास कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू है, ठीक है, और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सेम क्वेश्चन है दोस्त, सही क्वेश्चन इसका भी होगा आंसर, ठीक है। तो आज के क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, ठीक है। अब आप लोग बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और शेयर ही हमको ये मतलब अंदर से एनर्जी की और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने बेहतरीन कंटेंट पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। बेहतरीन कंटेंट पे हमको काम करना है, ठीक है।
5 साल पहले नहीं, 5 साल अभी 2020 से लेकर 2025-26 चल रहा है। हमको 23 से लेकर 26 के बीच में हमको चलना है, ठीक है दोस्त। 23 से लेकर 26 के बीच में इस सेंस बोल रहा हूँ कि अभी जितने भी रिसेंट पेपर हुए हैं, मैं सारा रिसेंट पेपर को मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्त, ठीक है। कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं, मैं मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी आप किसी भाई लोग को, किसी भी आप आपका जो चाहने वाले हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक मतलब ये भी अभी जो ट्रेंड में चल रहा है आप उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। क्योंकि अभी का सीन उसको समझ में आया कि अभी क्या चल रहा है दोस्त, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार ऑल, थैंक यू ऑल।